नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम यहाँ पर आपको टॉप 3000 प्रश्नों की एक सुपर सीरीज़ करा रहे हैं, जिसमें से आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। और इससे पहले हमने 6 लेक्चर करा दिए हैं। जो व्यूअर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे हम फुल एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहे हैं, जो कि सभी कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काम आएंगे। आपको क्या कहना है, इन सभी जो भी हमारे लेक्चर्स रहेंगे इनका एक अच्छा सा नोट्स कवर करते चलना है। जब आपका कंप्लीट नोट्स हो जाएगा तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका केवल आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ में ज़्यादातर प्रश्न जो हैं हमारे इसी प्रश्नों से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, वेटनरी साइंस, एग्रो फॉरेस्ट्री और फिशरीज साइंस, इन सभी सब्जेक्ट को टॉपिक टू टॉपिक हम आपको करा देंगे और इनके हम कंप्लीट नोट्स आपको देंगे। यहाँ पे हमने आपको जनरल एग्रीकल्चर करा दिया है, इस समय एग्रोनॉमी करा रहे हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी के कई लेक्चर हो गए हैं। आपको क्या कहना है, सिर्फ इनका एक अच्छा नोट्स कवर करते चलना है। इसके बाद हम जैसे सॉइल साइंस है, हार्टिकल्चर है, तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं उनको हम करा देंगे। यह प्रश्न आपको सभी कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो एग्रोनॉमी का ही एक टॉपिक है, जिसमें से हम आपको जो फसलों का क्लासिफिकेशन रहता है उससे संबंधित प्रश्न, और इसके साथ साथ में जैसे क्रॉपिंग सिस्टम है, और इसके साथ साथ में पादप हार्मोन्स हैं, और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कुछ वीट साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, आज 301 से शुरू करेंगे। जीवन चक्र के आधार पर बहुवर्षीय, जिसको हम बोलते हैं बेरेनियल या फिर पेरेनियल क्रॉप्स, फसलें कौन सी हैं, ठीक है। तो बहुवर्षीय का मतलब होता है ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र लगभग वही 8 से लेकर के या 10 मंथ 12 मंथ तक पूरा करती हैं, ठीक है। 8 से ऊपर होना चाहिए, लगभग 10 से 12 मंथ में। देखिए, जो फसलों का ईयर होता है, एक वर्ष होता है, वो 3 से 4 मंथ का रहता है। तो अगर हम एनुअल की बात करेंगे, एक वर्षीय की बात करेंगे, तो 3 से 4 मंथ में जो अपना जीवन संपूर्ण फिनिश कर लें। इसके साथ साथ में जब द्विवर्षीय की बात होगी तो 6 से लेकर के 8 मंथ, और जब बहुवर्षीय की बात होगी तो मोर देन 10 मंथ, मतलब 10 मंथ से ज़्यादा जितना भी समय ले लें वो सब बहुवर्षीय में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे है गन्ना है, शकरकंद है, लहसुन, नेपियर घास, लूसन, ये सभी ऐसी फसलें हैं जो लगभग बहुवर्षीय हैं, ठीक है, ज़्यादा समय लेती हैं। अब इसके साथ साथ में अगला क्वेश्चन है, खरीफ ऋतु की मुख्य फसलें। देखिए, जो ऋतुएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, रबी, जायद। तो यहाँ पे खरीफ की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं जितनी भी वर्षा ऋतु के समय में फसलें होती हैं वो खरीफ ऋतु में आती हैं। अगर हम खरीफ की बात करें तो जो फसलें जून जुलाई में बो करके सितंबर अक्टूबर में काटते हैं वो होती हैं खरीफ के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें से आपको मुख्य जो फसलें याद रखना है, देखो बारिश के समय की होती कौन से हैं, जैसे धान है, ठीक है, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, कपास। तो यहाँ पे हमने सिर्फ मुख्य लिया है। इसके अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, जितनी भी मान लीजिए बारिश में होती है वो सभी आ जाती हैं, लेकिन आपको इतनी ज़रूर याद रखनी है। धान आपको मैंने सिर्फ बताने के समझने के लिए दे दिया है, क्योंकि धान सबको पता होता है। बाकी जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, सूरजमुखी, कपास, इनको जैसे ध्यान देने वाली चीज़ है, तो आप इनको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, रबी ऋतु की मुख्य फसलें। अच्छा, रबी ऋतु की क्या होती हैं, जो ऐसी फसलें जो अक्टूबर से नवंबर में बो करके और मार्च अप्रैल में इनको काट लेते हैं। तो इसमें जैसे गेहूँ, चना, सरसों, तंबाकू, बरसीम, इनको मुख्य रूप से याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी जितनी भी जाड़े में होती हैं, जाड़े मौसम में उस समय जितनी भी फसलें की जाती हैं वो सभी रबी में आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। यहाँ पे हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, आप बहुत कुछ सीखने को पा जाएंगे इसमें। आज का वीडियो हमको लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सिस्टम से क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं भी आते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे सिस्टम वाइज लेके चल रहे हैं, तो हम क्वेश्चनों को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग देखते हुए चलना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टिमुलेंट या फिर कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है
इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन में। इसमें जैसे कुछ होती हैं, जैसे सीरियल क्रॉप्स में जितने भी अनाज वाली हैं, पल्स क्रॉप्स में जितनी भी दाल वाली हैं, ऑयल क्रॉप जितनी भी तेल वाली हैं, फाइबर क्रॉप जितनी भी रेशा वाली हैं, तो ये सब होती हैं इसके अंतर्गत। उसी के अंतर्गत आता है स्टिमुलेंट या फिर कमर्शियल क्रॉप, जिनको व्यापारिक या उत्तेजक फसलें कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनसे हमें एक उत्तेजना मिलती है और बेच करके अच्छी मुद्रा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्य फसलें कौन सी हैं, जैसे तंबाकू है, चाय, काफ़ी, अफ़ीम, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। व्यापारिक फसल निम्न में से कौन सी है, तो तंबाकू है। तंबाकू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये कमर्शियल क्रॉप पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारी भूमियों के लिए उपयुक्त फसलें कौन सी हैं। अब ये भूमियों के आधार पर भी फसलों का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर जैसे कपास, धान, ज्वार, ये जो होता है ये भारी भूमियों में इनकी खेती की जाती है। ठीक है, बाकी जैसे हल्की भूमि वाली फसलें होती हैं, जैसे उसमें आलू, मूंग, ककड़ी, बाजरा, मूंगफली, ये सब हल्की भूमियों में आ जाती हैं। तो मध्यम भूमियाँ रहती हैं, उनमें अधिकतर जितनी भी सब्जियां होती हैं वो की जाती हैं। ठीक है, ले अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 306 है, नकदी फसलें। अच्छा, अब इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया फसलों का, वो स्पेशल यूटिलाइजेशन के आधार पर, विशेष प्रयोग के आधार पर किया गया है। तो इसमें बहुत सारी फसलें आ जाती है, जैसे कैश क्रॉप हो जाता है, कैच क्रॉप हो जाता है, कवर है, इंडिकेटर क्रॉप्स हैं, ट्रैप क्रॉप्स हैं, गार्ड क्रॉप हैं, एनर्जी क्रॉप हैं। ये सभी जो फसलें होती हैं ये स्पेशल यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग होती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैश क्रॉप की। तो कैश का मतलब क्या होता है, आप लोग कहते हैं कैश मतलब तुरंत मुद्रा जो हमारे पास होती है। ठीक है, तो हमें ऐसी फसलें जिनको बेचकर तुरंत मुद्रा प्राप्त हो सके उनको कहते हैं कैश क्रॉप। ठीक, तो इसमें जैसे गन्ना है, आलू, तंबाकू, कपास, ये सभी ऐसे फसलें हैं मुख्य जो कैश क्रॉप में रखी गई। कई सारी और भी फसलें हैं लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं को गिना जाता है। ठीक है, अगला है जैसे अंतर्वर्ती फसलें, जिनको हम लोग बोलते हैं कैच क्रॉप। ध्यान समझेंगे, कैच क्रॉप का मतलब क्या होता है। कैच का मतलब होता है पकड़ना किसी चीज़ को। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कभी कभार जैसे दो मुख्य सीजन हैं उनके बीच थोड़ा सा गैप हो गया, तो हम लोग सोचते हैं जैसे धान काट के, धान नहीं, मान लीजिए गेहूँ आपने काटा, और गेहूँ काटने के बाद जो धान की फसल रोपाई की जाती है लगभग जुलाई से शुरुआत होती है। ठीक है, लास्ट वही आप मान लीजिए कि जून से 15 जून के बाद में शुरुआत हो जाती है धान की। तो उस बीच में इधर जो गेहूँ होता है वो कट जाता है अप्रैल में, मार्च अप्रैल तक। तो ये जो बीच का समय होता है इसको फिल करने के लिए हम लोग कोई एक फसल बो देते हैं, जिससे ये हमारा समय भी उसी में, मतलब जो समय है, गैप है, वो फिल हो जाए और इसके अलावा हमें प्रोडक्शन भी उससे मिल जाए। ये होता है कैच क्रॉप। या फिर यूँ कह सकते हैं कि दो मुख्य फसलों के बीच कोई एक कम अवधि वाली फसल को लेना। ठीक है, वो अंतर्वर्ती फसलें कहलाता है। इसमें जैसे उड़द है, पुदीना है, मूंग है, तोरिया है, और भी फसलें हैं, इनको हम आराम से ले सकते हैं। आ जाता है भूमि संरक्षी, जिसको कवर आर मल्च क्रॉप्स कहते हैं। अच्छा, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो भूमि संरक्षी फसलें होती हैं ये क्या करती हैं, ये भूमि को, मतलब जो भूमि की नमी होती है उसका संरक्षण करती हैं। इसके साथ साथ में जो मृदा क्षरण होता है उसको भी रोकती हैं। जैसे हमने सिंचाई की तो धूप के कारण जो वाष्पोत्सर्जन होता है या वाष्पीकरण जो होता है, मृदा से वाष्पीकरण जो होता है, उसको क्या करती हैं, पत्तियां थोड़ा ढक के रखती हैं, धूप पूरी तरीके से नहीं जा पाती है, तो हमारी मृदा में जो नमी होती है वो संरक्षित रहती है। इसके अलावा जब कोई तेज़ बारिश होती है या तेज़ हवा चलती है तो जो धूल वगैरह रहती है, मिट्टी के कण रहते हैं, उनको उड़ने से या फिर बहने से रोकते हैं। तो यही होती हैं भूमि संरक्षित फसलें। इसमें लोबिया, मूंग, उड़द, मूंगफली ये मुख्य रूप से मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला है सूचक फसलें। अब आप इनको ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा देखिए, इनको बोलते हैं इंडिकेटर क्रॉप्स। हम लोग जब बाइक चलाते हैं या कोई कार चलाते हैं या कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है, इंडिकेटर्स लगे होते हैं। उनका मतलब ये होता है कि हम जब चलते हैं तो हमारे पीछे वाले व्यक्ति को सूचना देते हैं कि हम किधर साइड मुड़ेंगे या किधर जाना है हमें। ठीक है, तो इस चीज़ का इंडिकेट करते हैं। तो इंडिकेटर का मतलब होता है एक सूचना देना। तो ऐसी फसलें जो हम नेक्स्ट जो फसल आने वाले समय में बोएंगे उसकी सूचना दें। मतलब जब हम कुछ फसलें मृदा में, भूमि में बोएंगे तो उन फसलों में हमें किन्हीं पोषक तत्वों की कमी नज़र आएगी, तो हमको पहले से ही बता देंगे कि भाई आपके खेत में इन पोषक तत्वों की कमी है, आप इसकी पूर्ति कीजिए और अगली फसल को इनकी पूर्ति करके ही बोइए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इंडिकेटर क्रॉप। इसमें जैसे मक्का है, फूल गोभी है, सूरजमुखी है, और भी कई सारे फसलें होती हैं जो काम आती हैं। ठीक, चलिए अगला है
ऊर्जा वाली फसलें, ऊर्जा वालों का मतलब होता है एनर्जी क्रॉप। क्या होता है? एनर्जी क्रॉप। ऐसी फसलें जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे मक्का, आलू, गन्ना, टपियोका, जट्रोफा, ये सभी फसलें ऐसी हैं जिनसे एनर्जी या फिर ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्प प्रकाश अवधि वाली फसलें। देखिए जो फसलों का वर्गीकरण किया गया वो प्रकाश दीप्ति के आधार पर किया गया। तो इसमें 3 तरीके से किया गया। एक तो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, एक लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, एक डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। यहाँ पे पहले बात की जा रही है शॉर्ट डे की प्लांट की, ठीक है। तो ऐसे पौधे जिनको अपना जीवन जीने के लिए या फिर कहें कि भोजन बनाने के लिए, ठीक है, कितना लगभग वही 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, उन्हें बोलते हैं अल्प प्रकाश अवधि वाले पौधे। इसमें सोयाबीन, गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा ये मुख्य फसलें हैं। या फिर हम यूँ कह सकते हैं जितनी भी खरीफ ऋतु की ज़्यादातर फसलें होती हैं वो शॉर्ट डे में आती हैं, ठीक है। अच्छा, इनको लगभग वही 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, अपना भोजन बनाने के लिए कह सकते हैं या जीवन जीने के लिए कह सकते हैं, ठीक। चलिए अगला है जैसे दिवस निष्प्रभावी। एक होता है लॉन्ग डे, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं दिवस निष्प्रभावी। दिवस निष्प्रभावी फसलों का मतलब ये होता है कि ये ऐसी फसलें होती हैं इनको प्रकाश मिले और चाहे ना मिले फिर भी ये अपना जीवन जी सकती हैं, भोजन बना सकती हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कपास हो गया, सूरजमुखी है, टमाटर, खीरा, मिर्च, बैंगन, ये मुख्य फसलें हैं। आप इनको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं वो होती हैं दीर्घ प्रकाश अवधि वाली, जिसमें लगभग 10 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है या इससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से होती हैं सर्दियों वाली फसलें, जो हम बात कर रहे हैं लॉन्ग डे की। लॉन्ग डे मुख्य रूप से कब होती हैं? लॉन्ग डे सर्दियों में। तो इसमें आप देखते होंगे चाहे हम लोग हों चाहे प्लांट हों, ठीक है, जैसे हम लोगों को सर्दियों में धूप अच्छी लगती है वैसे प्लांट को भी अच्छी लगती है, पौधों को भी। अगर हम लोग गर्मियों में देखो, अगर थोड़ी देर के लिए गर्मियों में निकलते हैं तो पसीने पसीने छूटने लगते हैं या बहुत तेज़ से शरीर हमारा झुलसने लगता है। ऐसे प्लांट के केस में होता है। ज़्यादा गर्मियों में प्लांट भी अच्छी तरीके से धूप को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो वैसे तो देखा जाए धूप के दिन जो बड़े होते हैं गर्मियों में होते हैं, लेकिन जो प्रकाश एक्सेप्ट करते हैं पौधे वो ठंडियों में ही करते हैं। हम लोग भी प्रकाश को ग्रहण करते हैं तो ठंडियों में ही ग्रहण करते हैं। तो लॉन्ग डे कब आएंगे? ठंडियों में आएंगे, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो जिस समय ज़्यादा प्रकाश एक्सेप्ट करेंगे वो ठंडियों के दिन होते हैं, इसलिए उनको लॉन्ग डे बोलते हैं। तो ये रबी के पौधे होते हैं। चलिए आपको ऐसे ध्यान रखना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, रेनफेड फार्मिंग क्या है? तो ऐसे क्षेत्र जहाँ वार्षिक औसत वर्षा 1150 mm से अधिक होती है वहाँ फसलों की खेती करना रेनफेड फार्मिंग कहलाता है। अच्छा देखिए यहाँ पे बात हो रही 1150 mm से अधिक वर्षा हो, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में खेती करना जो है वो रेनफेड फार्मिंग कहलाता है। अच्छा इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है रेनफेड फार्मिंग का? जैसे जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, उन क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं कि जल निकासी की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है, जल निकास की व्यवस्था करनी पड़ती है, तब वहाँ पे हम खेती कर पाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं रेनफेड फार्मिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है वृद्धि अवरोधक, ठीक है। अच्छा वृद्धि अवरोधक जो होते हैं जिनको बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट, ठीक है, ये क्या होते हैं? जैसे पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। वाष्पोत्सर्जन में ज़्यादातर पत्तियों से या फिर हम कह लें स्टेम्स या किसी पार्ट से पौधे के जो जल का ह्रास होता है वही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो इस वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, ठीक है, कई सारे रसायन होते हैं जो उसको रोकते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो रंध्र बंद कर देते हैं, उसमें जैसे होता है कई सारे एट्राजीन है, इसको यूज कर देते हैं, ठीक है, और ABA है उसका यूज कर देते हैं। कुछ रिफ्लेक्टिंग टाइप होते हैं उसमें जैसे केओलिलीन होता है, इसके अलावा और भी होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रोथ रिटार्डेंट। ये क्या होते हैं? ये जो ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं जिसमें एग्जाम्पल मुख्य आपका है साइकोसेल। ये साइकोसेल क्या करता है? ये जड़ की जो है वृद्धि काफ़ी करता है, ठीक है, लेकिन तने की वृद्धि को कम कर देता है। साइकोसेल क्या होता है? जो पौधे की जड़ें होती हैं उनकी तो वृद्धि करने देता है, लेकिन तने की वृद्धि को कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो जल ह्रास है वो कम पड़ जाता है। मतलब जब तना कम वृद्धि करेगा, पौधा ही कम पूरा वृद्धि करेगा, जैसी बात है जल की ह्रास कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से उसमें साइकोसेल आ जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, फफूंदनाशक रोगों हेतु तो बीज को किससे उपचारित करते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे लगता है ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनका एक अच्छा नोट्स बनाते चलना है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, क्योंकि आप जब ये कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको, हमें नहीं लगता इसके अलावा कहीं ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत कभी पड़ेगी। हम यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक और अच्छे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ फफूंदनाशक रोगों हेतु तो बीज को किससे उपचारित करते हैं, ये ध्यान रखना है। ज़्यादातर आपसे कभी भी कोई पूछ देता है कोई फफूंद से रिलेटेड कोई रोग लगा हुआ है तो आप इनका यूज करवा सकते हैं बीज उपचारित करने के लिए। जैसे कार्बेंडाजिम है, वीटावैक्स है, ये सिस्टेमिक होते हैं। थीरम कॉन्टैक्ट बेस्ड होता है। तो इन तीनों का जो मात्रा यूज करेंगे लगभग 2 से लेकर के 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं बीज उपचार के लिए। किन रोगों के लिए, जिनमें फफूंद लगा होता है। ठीक है, चलिए अगला है, मुख्य रूप से फसलों में दीमक के लिए बीजों को किससे उपचारित करते हैं। अच्छा, ऐसी फसलें जिसमें दीमक कीट लग जाता है तो उसको हम पहले से ही बीज को उपचारित कर लेते हैं। तो वो बीज उपचारित करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोरोपाइरीफास, जिसकी मात्रा हम 4 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एजोस्पाइरिलम कल्चर का प्रयोग किन बीजों को उपचारित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे एजोस्पाइरिलम है तो ये जो है मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है, इनमें यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जैसे होता है, कुछ होते हैं जैसे दाल वाली फसलें, उसमें राइजोबियम कल्चर यूज कर लेते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को ध्यान रखना है जितने भी हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे कुछ होते हैं फास्फोरस की घुलनशीलता को, जैसे पीएसबी होता है, वैम होता है, ठीक ना, वो क्या करता है, फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य फसल प्रणाली। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको क्या कहना है, सिस्टम से समझना है अच्छी तरीके से कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन है और इसको याद भी रखना है आपको कि भारत की मुख्य फसल प्रणाली। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि भारत में ज़्यादातर कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो धान और गेहूँ, यही ज़्यादातर इसकी ही खेती की जाती है भारत में। तो आप इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत की मुख्य फसल प्रणाली क्या है, तो धान और गेहूँ। अब अगला क्वेश्चन है, मोनोकल्चर क्या है। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एक होता है मोनोकल्चर, एक होता है मोनोक्रॉपिंग, हमने दोनों लिया है। और जो इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए ये जो फसल पद्धति या फिर फसल प्रणाली से उठने वाले प्रश्न हैं, जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं हमने वही यहाँ पे लिए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। तो मोनोकल्चर का मतलब होता है किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाना। ध्यान रखना, कोई एक स्थान है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर भूमि आपके पास है, उस 1 हेक्टेयर भूमि पर लगातार आप हर बार जो भी खेती करते हैं वो धान की ही खेती करते हैं, इसके अलावा कभी कोई खेती नहीं करते हैं, तो उसको कहते हैं मोनोकल्चर। ठीक है, एक निश्चित स्थान पर एक ही फसल उगाना क्या कहलाता है, मोनोकल्चर। फिर एक होता है मोनोक्रॉपिंग, जिसको बोलते हैं एकल फसल। ये क्या होता है, एक निश्चित खेत में एक वर्ष में केवल एक फसल उगाना। ठीक है, अब ये होता है मोनोक्रॉपिंग, कोई एक निश्चित क्षेत्रफल है आपके पास, ठीक है, एक वर्ष में केवल आप एक ही फसल लें, उसी को कहते हैं मोनोक्रॉपिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब है इंट्राक्रॉपिंग। इंट्राक्रॉपिंग क्या होता है, जिसको बोलते हैं अंतरा फसलें या अंतर्वर्ती फसलें ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गेहूं तथा सरसों की सहफसली खेती के लिए जो अनुपात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरक्रॉपिंग में, या फिर गेहूं और सरसों की सहफसली खेती के लिए गेहूं और सरसों का रेशियो क्या रखते हैं। तो जब भी हम ये इंट्रा क्रॉपिंग है इसको जब करते हैं तो इसमें गेहूं और सरसों का रेशियो 9:1 रखते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप चना और सरसों अगर बो रहे हैं तो चना और सरसों के लिए हम जो रखेंगे उसका अनुपात रखेंगे 4:1, या फिर अगर 4:1 ऑप्शन में आपको ना मिले तो 6:1 याद रखेंगे। ठीक है, 6:1। तो चना और सरसों के लिए क्या होता है, 4:1 या फिर 6:1 याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवतरण या अविराम फसलें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग,
इसमें क्या कहना रहता है, पहली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल लगाना या बोना क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग। जैसे धान की हम लोग जब धान की खेती करते हैं तो उसकी कटाई से पहले उसमें मसूर बो दें, ठीक है, या मसूर नहीं बोना चाहते हैं तो धान की खेत में कटाई करने से पूर्व हम चना बो सकते हैं, ठीक। तो इनको हम लोग कहेंगे अविराम या फिर अवतरण या फिर अविराम फसलें, रिले क्रॉपिंग। आप रिले क्रॉपिंग जान गए, ठीक है। अब है फसल चक्र सघनता। अब इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है और हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। आपको पूरा अच्छे से सुनना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। तो यहाँ पे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फसल चक्र सघनता क्या इसके लिए होता है। तो फसल चक्र सघनता निकालने के लिए हमें फसल चक्र में फसलों की संख्या, ठीक है, जो कि ये है फसल चक्र में फसलों की संख्या, ठीक है, इसके बटे कहना रहेगा आपको वर्षों की संख्या। पहले तो हम क्या करेंगे, फसल चक्र में फसलों की संख्या, फिर वर्षों की संख्या, और इन दोनों का गुणे में क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। ऐसे फसल चक्र में फसलों की संख्या, उसके नीचे ये रख देंगे वर्षों की संख्या, अब दोनों के मल्टीप्लाई में क्या होगा, 100, ठीक। ये होता है फसल चक्र सघनता निकालने के लिए सूत्र। अच्छा, इसमें करते क्या हैं ये आपको ध्यान से सुनना है। इसमें क्या होता है, जब भी हम फसल चक्र सघनता या फिर क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं तो इसमें हरी खाद वाली फसलों की गणना नहीं करते हैं। पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जितनी भी हरी खाद वाली फसलें हैं, ठीक है, उनको नहीं गिनना होता। जैसे आप धैंचा, सनई या कुछ भी बोते हैं तो उनकी गणना नहीं की जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको क्या याद रखना है, मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होता है इसमें बोई गई फसलों की गणना एक फसल के रूप में करते हैं। जैसे आपने मिक्स्ड क्रॉपिंग में आप सरसों और गेहूं को एक साथ छिड़काव विधि से आपने बो दिया है तो हम उसको, और रबी का सीज़न है तो उसको एक ही फसल हम गिनेंगे, ठीक है। सरसों अलग और गेहूं अलग नहीं गिनेंगे, एक ही फसल गिनेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग में। ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। अब जैसे कैसे निकालना है इसको, मान लीजिए कोई भी फसल है, जैसे धान, गेहूं और मूंग, ठीक है। हमने क्या लिया, पहले ले लिया धान, दूसरा ले लिया गेहूं और तीसरा ले लिया मूंग। इसको ध्यान समझना है। अब धान, गेहूं, मूंग, धान देख पा रहे हैं खरीफ ऋतु का है, गेहूं है रबी ऋतु का, मूंग हम लोग कब बोते हैं, ज़्यादातर जायद ऋतु में बोते हैं, ठीक। अब देखिए धान भी एक वर्षीय होता है, गेहूं भी एक वर्षीय होता है, मूंग भी एक वर्षीय होता है। अब धान, गेहूं, मूंग 3 फसलें हो गई तो हम ऊपर लिखेंगे 3, ठीक है। और वर्षों की संख्या, इन सभी तीनों फसलें जो है एक वर्षीय होती हैं तो हम यहाँ पे एक ही लिखेंगे, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। अब 1 से 3 मतलब 3 को 1 से जो अगर हम भाग देंगे तो 3 ही होगा, और 3 को 100 से गुणा कर देंगे 300, ठीक है। तो हमारा जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकलेगी 300% निकलेगी, ठीक। मान लीजिए अब दूसरा हम समझते हैं। दूसरा अगर हम ले लें हरी खाद, आलू, गन्ना और पेड़ी, ध्यान से समझना है। पहले नंबर पे हम ले लें हरी खाद, ठीक है। इसके बाद हम ले लें आलू, फिर ले लें हम गन्ना, ठीक है। इसके बाद ले लें पेड़ी, गन्ने वाली जो पेड़ी होती है। अब इनको निकालना है। हमने पहले आपको कहा जो हरी खाद है उसको गिनना नहीं है तो इसकी हम काउंटिंग ही ख़त्म कर देते हैं। फिर हमने क्या लिया है, आलू, आलू रबी ऋतु में बोते हैं। गन्ना भी जो होता है रबी ऋतु में भी बोया जाता है, अलग भी बोया जाता है, लेकिन गन्ना और पेड़ी एक बार तो हम गन्ना लेंगे, मुख्य फसल उसकी। गन्ना काटने के बाद जो दोबारा उसी जड़ों से जो फसल निकलती है उसको बोलते हैं पेड़ी, ठीक है। तो पेड़ी दूसरी फसल हो गई। तो एक तो हो गया आलू, दूसरा हो गया गन्ना, तीसरा हो गया पेड़ी, ठीक। अच्छा, 3 फसलें हो गई। अब यहाँ पे हाईएस्ट नंबर वाली हम काउंटिंग करेंगे जो वर्षों की संख्या होगी, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 3 वर्ष, ठीक। तो आपको क्या करना है, 3 फसलें मतलब ऊपर फसल, ये देखिए फसल चक्र में फसलों की संख्या 3 बटे वर्षों की संख्या 3, ठीक है, गुणे क्या होगा 100। तो आप इस 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 बटे 3 बराबर कितना निकल के आ जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरीके से आप फसल चक्र सघनता निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले मैंने लिया था हरी खाद, फिर आलू, फिर गन्ना, फिर पेड़ी। तो यहाँ पे हरी खाद को हम नहीं गिनेंगे, पहले बता दिए, आलू, गन्ना और पेड़ी को गिनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फसलें थी और 3 वर्षीय हो गया, ठीक है।
चलिए आप इसको रिपीट करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना, फिर हम आपको इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल लेके आएंगे, आपको समझा देंगे अगर कोई प्रॉब्लम होती तब के केस में। ठीक, अब क्वेश्चन है C3 पादप क्या होते हैं। बहुत ध्यान से आपको समझना है C3 पौधे क्या होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें मुख्य रूप से जैसे गेहूँ, जौ, धान, सोयाबीन आता है। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। अच्छा, अब ये आप ध्यान सुनेंगे, जो C3 पादप होते हैं ये क्या होते हैं। ऐसे पादप जिनमें केल्विन चक्र पाया जाता है। ठीक ना, इसमें क्या पाया जाता है, C3 में केल्विन चक्र पाया जाता है। ठीक है, और जो इसका प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो PGA होता है। प्रकाश शोषण की क्रिया इसमें अधिक होती है। इन 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। एक तो केल्विन चक्र पाया जाता है, दूसरा इसका जो उत्पाद होता है वो PGA होता है, और प्रकाश शोषण की क्रिया अधिक होती है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को याद रखेंगे, इसके अलावा ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। अगला है C4 पादप क्या होते हैं। अच्छा, C4 जो पादप होते हैं ये होते हैं, इसमें जो पादप चक्र होता है वो हैच और स्लेग पाया जाता है। कौन सा होता है, हैच और स्लेग पाया जाता है। और इसका जो उत्पाद होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और प्रकाश शोषण की क्रिया नहीं होती। क्या ध्यान रखना है आपको, जो इसमें पादप चक्र होता है वो हैच और स्लैग होता है, स्लैग जिसको बोलते हैं। ठीक है, हैच और स्लैग। इसके अलावा इसमें जो प्रकाश शोषण की क्रिया नहीं होती है, और इसका जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना और चौलाई। अब बात हम करेंगे अगले क्वेश्चन पे कैम प्लांट की। ठीक है, कैम प्लांट क्या होते हैं, इसमें जो पाया जाता है वो केम चक्र पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, केम चक्र पाया जाता है। और इसका प्रथम जो उत्पाद होता है, स्थायी उत्पाद मैलिक अम्ल होता है। कैम चक्र पाया जाता है, उत्पाद क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रकाश शोषण की क्रिया इसमें होती है वो नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, और पादपों में जो रंध्र होते हैं इसमें दिन में बंद रहते हैं और रात्र में खुलते हैं। जैसे प्लांट जो होते हैं उनके लीफ में जो रंध्र पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, दिन में तो बंद रहते हैं और रात्र में खुलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में जैसे अनन्नास है, सीसल है, ये मुख्य रूप से होते हैं। चलिए अब है हम बात करेंगे जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, पादप हार्मोन्स, उनके बारे में। ठीक है, तो जो पादप हार्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन्स होते हैं। अब वृद्धि बढ़ाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं इनको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर्स बोलते हैं। अब इसके अलावा इसमें होते कौन कौन से हैं, तो जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्जिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन होते हैं। कौन कौन से, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा जो संश्लेषित हार्मोन होते हैं वो ऑक्जिन होता है, जिसमें कि IBA हो जाता है, NAA हो जाता है और 2,4-D हो जाता है। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले जान चुके हैं कि वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन कौन से होते हैं। तो ऑक्जिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन ये पादपों में वृद्धि बढ़ाते हैं, किसी न किसी पार्ट को इंक्रीज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है वृद्धि रोकने वाले हार्मोन्स। अब पौधों में ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, अच्छा, वृद्धि रोकने वाले कौन से होते हैं, उनको बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट, और फिर उसको बोलते हैं इनहिबिटर। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं जैसे एब्सिसिक एसिड है, मैलिक हाइड्राजाइड है, एथिलीन है, साइकोसेल है। ये सभी ऐसे हैं जो कि पौधों में वृद्धि को रोकते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले जानेंगे 2,4-D। ठीक है, 2,4-D के बारे में पढ़ेंगे। 2,4-D क्या होता है, इसकी अगर हम 20 ppm से कम मात्रा लेते हैं, पूछा भी जाता है, तो ये हार्मोन का कार्य करती है। 2,4-D की अगर हम 20 ppm से कम मात्रा यूज करते हैं तो ये एक हार्मोन का काम करती है। दूसरा यहीं पे पॉइंट बन जाता है कि अगर हम 20 ppm से अधिक मात्रा लेते हैं तो ये खरपतवार नाशी के रूप में काम करती है। तो आप ध्यान रखेंगे 2,4-D के बारे में। अगर हम इसका 20 ppm से कम मात्रा लेंगे तो हार्मोन्स का कार्य करेगी, अधिक मात्रा लेंगे तो खरपतवार नाशी का कार्य करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में है, विश्व का पहला कार्बनिक खरपतवार नाशी क्या है। तो जो विश्व का पहला कार्बनिक खरपतवार नाशी है वो 2,4-D है, जिसको 1942 में खोजा गया था।
अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं इंडोल एस्टिक एसिड, IAA। ठीक है, प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा होता है? इंडोल एस्टिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अप्राकृतिक या संश्लेषित ऑक्सीजन कौन कौन से होते हैं? तो जो अप्राकृतिक या संश्लेषित ऑक्सीजन होते हैं उसमें नंबर 1 आता है आपका इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, नंबर 1 आपका आ जाता है इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें जो इसका व्यावहारिक नाम होता है वो होता है रूटेक्स या फिर सेराडॉक्स, ये पूछा जाता है। इसका जो व्यापारिक नाम होता है रूटेक्स या फिर सेराडॉक्स होता है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अच्छा, ये जो होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये क्या करता है? जड़ विकसित करने का मुख्य रूप से कार्य करता है। क्या करता है? जड़ विकसित करने का। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, जड़ विकसित करने का मुख्य कार्य करता है। अच्छा, अगला है, ये जो भी चल रहे हैं जो अप्राकृतिक संश्लेषित के अंतर्गत पहला तो आपका इंडोल ब्यूटारिक एसिड हो गया। दूसरे नंबर पे इसमें आता है नेफ्थलीन एस्टिक एसिड। ठीक है, दूसरे नंबर क्या है? नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, जिसको बोलेंगे NaA। अच्छा, इसका जो व्यापारिक नाम होता है वो प्लेनोफिक्स होता है। इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं कच्चे फलों को गिरने से रोकने के लिए, पहले नंबर पे तो कच्चे फलों को गिरने से रोकने के लिए, जिसमें से हम ज़्यादातर किन किन प्लांट्स में कर सकते हैं? आम में, मिर्च में, टमाटर में और नींबू में। इन जो जितनी ये फसलें हैं इनमें हम इसका यूज करते हैं। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है 2,4-D। ठीक है, तो 2,4-D के बारे में आपको हम पढ़ा ही चुके हैं। अगला है जैसे साइटोकाइनिन, एक पादप हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी ये क्या होता है? वृद्धि बढ़ाने वाला हार्मोन होता है। ये केवल प्राकृतिक अवस्था में पौधों के अंदर पाया जाता है, पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। और इसका जो कार्य होता है वो कोशिका विभाजन और सुषुप्तावस्था को तोड़ना होता है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है, तो कोशिका विभाजन और सुषुप्तावस्था को तोड़ने में काम आता है। अगला है इसमें जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है इसका क्या यूज होता है? यह जिब्रेलिक अम्ल के रूप में उपलब्ध रहता है। किस रूप में उपलब्ध रहता है? जिब्रेलिक अम्ल के रूप में उपलब्ध रहता है। और इसका यूज जो करते हैं फलों के आकार में वृद्धि करने के लिए करते हैं। इसके अलावा सुषुप्तावस्था को तोड़ने में काम करते हैं और फलों के वेलीकरण मतलब थिनिंग में। कोई जो फल होते हैं जैसे आम का फल है, ठीक है, अगर हम उसमें जिब्रेलिन का छिड़काव कर रहे हैं या फिर मान लीजिए किसी दूसरे फल पे है, तो उसमें क्या होगा? फल जो है ज़्यादा लगे होंगे, फूल ज़्यादा होंगे, तो उनको थोड़ा सा कम कर देगा, आवश्यकता के अनुसार ही कम फल रखेगा, उसको बोलते हैं फलों का वेदीकरण। ठीक है, चलिए अगला है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब एब्सिसिक एसिड क्या करता है? पौधों में सुषुप्तावस्था प्रेरित करता है। जो एब्सिसिक एसिड होता है ये क्या करता है? पौधों में सुषुप्तावस्था को प्रेरित करता है और रंध्र बंद करने में सहायता करता है। चलिए अगला है मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, मैलिक हाइड्राजाइड ये जो हैं ये पौधों में ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन हैं। तो ये जो मैलिक हाइड्राजाइड होता है ये पौधों की वृद्धि को रोकने का हार्मोन है। और ये करता क्या है? जो प्याज और आलू होते हैं, ठीक है, प्याज और आलू, इनको जब हम भंडार गृह में रखते हैं या फिर कहीं पे रखते हैं तो इनमें जो अंकुरण होने लगता है तो अंकुरण को रोकने का काम करता है मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, और जैसे तंबाकू है, तंबाकू में क्या होता है? शकर्स नियंत्रण के लिए काम में आता है। तो एक तो ये क्या है? आलू और प्याज में अंकुरण को रोकता है, दूसरा तंबाकू में शकर्स का नियंत्रण करता है। तो ये हो जाता है मैलिक हाइड्राजाइड के बारे में। जैसे ये मैंने उपयोग आपको बताया, प्याज व आलू में अंकुरण रोकता है, तंबाकू में शकर्स का नियंत्रण करता है, ये मैलिक हाइड्राजाइड हो जाता है। अब बात आती है एथिलीन की। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, एथिलीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको समझना है। एथिलीन के बारे में आपको अच्छे से सब कुछ जान लेना है। तो एथिलीन क्या होती है? या गैस के रूप में काम आने वाला एक हार्मोन होता है। सबसे नंबर पे आप तो जानेंगे कि गैस के रूप में काम आने वाला एक हार्मोन होता है जो फलों को पकाने में काम आता है। ठीक है, अच्छा, एथिलीन का जो कृत्रिम रूप होता है, एक होता है इथरेल। ठीक है, क्या होता है? एक हमने पहले भी बताया है, इथरेल होता है। अच्छा, इथरेल जो होता है ये द्रव रूप में पाया जाता है, द्रव रूप में। ठीक, एक होता है इथेफान जो कि गैस के रूप में पाया जाता है। और ये दोनों क्या करते हैं? फलों को शीघ्र पकाने में काम आते हैं। अच्छा, अब इथरेल जो होता है आप ध्यान समझेंगे, जो इथरेल होता है, इथरेल केला व खजूर को पकाने में काम आता है। आप इसको लिख लेना, कोशिश करना,
इथरेल किस में होता है, केला व खजूर को पकाने के काम आता है। दूसरा जो इथेफान होता है गन्ना व अंगूर को पकाने में काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है साइकोसेल। अब साइकोसेल क्या है, पौधों में पर्णीय वृद्धि रोकता है और जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है। हमने आपको साइकोसेल के बारे में अभी जस्ट पढ़ाया था इससे पहले, ग्रोथ रिटार्डेंट के रूप में। जो साइकोसेल होता है वो क्या करता है, जैसे पौधे का तना भाग है या पत्तियां हैं, इन सभी को इनको रोकता है, इनकी वृद्धि ज़्यादा नहीं होने देता है। इसके अलावा जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी दर कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है वीड, खरपतवार शब्द किसने दिया, तो जो खरपतवार शब्द है वो जेंथ्रोटुल ने दिया था। और ये जो जेंथ्रोटुल वैज्ञानिक हैं इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हार्स-होइंग हसबेंड्री। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए हार्स-होइंग हसबेंड्री पुस्तक किसने लिखी है, तो जेंथ्रोटुल। और वीड या खरपतवार शब्द किसने दिया, तो जेंथ्रोटुल ने दिया था। अब यहाँ पे कुछ वीड साइंस से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे खरपतवारों का वानस्पतिक प्रवर्धन, जो खरपतवार होते हैं मुख्य रूप से उनमें वानस्पतिक प्रवर्धन कैसे होता है, तो एक होती है जोहानसन घास जिसको हम लोग कहते हैं बरू घास, एक होती है कांस जिसको टाइगर घास के नाम से जाना जाता है। इनमें जो प्रवर्धन की विधि होती है वो राइजोम द्वारा होती है। किसके द्वारा, राइजोम द्वारा। पहले ध्यान सुनेंगे, जोहानसन जिसको हम बरू घास कहते हैं, कांस जिसको टाइगर घास कहते हैं, इसमें होता है राइजोम द्वारा। दूसरा है बरमुडा घास, ये पूछा जाता है दो घास का और क्या नाम होता है, तो बरमुडा घास, या फिर बरमुडा घास को मतलब बरमुडा घास किस घास को कहते हैं, तो दूब घास को कहते हैं। जो बरमुडा घास होती है एक होती है हिरनखुरी, इसमें रनर्स या फिर सकर्स द्वारा प्रवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है पूर्ण तना परजीवी जिसको बोलते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, टोटल स्टेम पैरासाइट। ये कस्कुटा रिफ्लेक्सा जो होता है इसका मुख्य इंपॉर्टेंट जो है उदाहरण है, इसी में होता है अमरबेल। ठीक है, पूछा जाता है पूर्ण तना परजीवी कौन सा है, उसमें ऑप्शन आपको 3-4 दे देंगे, तो उसमें से अमरबेल आपको लगाना रहता है। और एक होता है जैसे सेमी स्टेम पैरासाइट, एक होता है टोटल रूट पैरासाइट, एक होता है सेमी रूट पैरासाइट। तो इनको हमने आपको वीड साइंस में पढ़ाया है। अगर आपको वीड साइंस डिटेल में पढ़नी है तो आप प्लेलिस्ट पे जा कर के वीड साइंस के 3-4 वीडियो हैं, आप उनको अच्छे से देख लीजिए। वहाँ से हट के कभी भी वीड साइंस का एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। हमें एक और लेक्चर पढ़ाना है, वो हम कभी पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको वीड साइंस को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और वीड साइंस के हर एक एग्ज़ाम में आपको 1-2 क्वेश्चन या 3 ज़रूर मिल जाएंगे, चाहे तो फिर किसी शाकनाशी के रूप में मिल जाएंगे या फिर कोई वीड के रूप में मिल जाएंगे या किसी और तरीके से मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर रीड कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जो इसकी पोषी फसल होती है वो रिस्का होती है। नेक्स्ट है खरपतवारों के जैविक नियंत्रण हेतु लेंटाना खरपतवार के लिए प्रयुक्त मित्र कीट का नाम क्या होता है। अच्छा, ये जो खरपतवार होते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो इनको खाने का कार्य करते हैं। तो जो लेंटाना एक खरपतवार होता है इसको खाने का कार्य करता है क्रॉसिडोसिमा लेंटाना। ये क्या करता है, इन खरपतवार को बहुत पसंद करता है, इसको खा लेता है। तो हम इनका यूज कर देते हैं तो हमारी फसलों में रक्षा हो जाती है, ये इसी को खाता है केवल। अगला जैसे वर्णात्मक शाकनाशी। अच्छा, कुछ ऐसे हर्बिसाइड होते हैं, ये शाकनाशी टारगेट पौधे को ही नष्ट करते हैं। तो हम खेत में जैसे बथुआ है तो बथुआ के लिए अगर 2,4-D डालेंगे तो बथुआ ही नष्ट होगी। तो इस तरीके से कुछ इसमें रसायन हैं या शाकनाशी हैं जो सिर्फ एक टारगेट पौधे के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जैसे 2,4-D, बेसालिन, एट्राजिन या सीमाजिन। तो आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, निम्न में से वर्णात्मक या फिर सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है। इसमें से एक कोई ऑप्शन दे रखा होगा, बाकी 3 और अलग होंगे, चौथा यहाँ से कोई एक दे रखा होगा। ठीक है, तो आपको ये लर्न कर लेने हैं। अगला है अवर्णात्मक शाकनाशी जिसको नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड बोलते हैं। ऐसे खरपतवार नाशक जो खरपतवारों के साथ साथ फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। अब इसको आपको ध्यान रखना है, ये खरपतवार तो नष्ट करते ही करते हैं, इसके साथ साथ में फसल को भी काफ़ी हानि पहुंचती है। ये होते हैं नॉन सेलेक्टिव। इसमें डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट आपको याद रखना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको इनको याद कर लेना, ये हमेशा आपको काम आएंगे, चाहे आप BSc के लिए पढ़ रहे हो, फिर MSc के लिए, चाहे जिसके लिए तैयारी करो या किसी जॉब के लिए। ये सभी क्वेश्चन कभी बदलते नहीं, सेम ऐसे ही रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो डाइक्वाट, पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट कैसे होते हैं, नॉन सेलेक्टिव होते हैं। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे अंकुरण से पूर्व जिसको बोलते हैं प्री एमरजेंस प्रयुक्त शाकनाशी कौन से होते हैं। ऐसे शाकनाशी जो कि जैसे फसल की हम अगर बुआई कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, बीज अंकुरित ना हो उससे पहले खेत में हम खरपतवार नाशक के रूप में यूज कर लें।
फसल बुआई के बाद परंतु बीज का अंकुरण ना हुआ हो उससे पहले जो हम शाकनाशी यूज करते हैं उससे बोलते हैं प्री इमर्जेंस। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे एट्राजीन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, पेंडामेथिलीन, मेट्रीब्यूजिन, ये सभी ऐसे खरपतवार नाशी हैं जिनको हम लोग प्री इमरजेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। अंकुरण से पूर्व, नाम से ही पता चल रहा होगा, अंकुरण से पूर्व बीज को हमने बो दिया लेकिन बीज का अंकुरण नहीं हुआ है, उस बीच में हम जो खरपतवार नाशी यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्री इमरजेंस। अगला है जैसे पोस्ट इमरजेंस, अंकुरण के बाद, नाम से ही पता चल रहा है पोस्ट इमरजेंस। तो ये शाकनाशी ऐसे होते हैं जिनका हम यूज जैसे बीज हमने खेत में बो दिया, इसके बाद अंकुरण भी हो गया, तो इनका हम 30-35 दिन के अंतराल में भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये पोस्ट इमरजेंस होते हैं। इसमें 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरान, प्रोपेनिल मुख्य रूप से होते हैं। अब होता है संपर्क खरपतवारनाशी, जिनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। ये क्या होते हैं, या खरपतवारों को संपर्क में आने पर नष्ट कर देते हैं। जब खरपतवार इन रसायनों को यूज करते हैं तो उनके संपर्क में जाता है तो ये खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। इसमें पैराक्वाट और डाइक्वाट मुख्य रूप से। अगला है प्रमुख खरपतवारनाशी के रासायनिक ग्रुप। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप क्या कहना है, आपको वीट साइंस के प्लेलिस्ट पे जाना है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेने हैं। तो यहाँ पे जैसे एक है प्रोपेनिल, जो प्रोपेनिल का रासायनिक ग्रुप होता है वो एमाइड्स होता है। क्या होता है, एमाइड्स। एलाक्लोर और ब्यूटाक्लोर, एलाक्लोर और ब्यूटाक्लोर के लिए जो इसका रासायनिक ग्रुप है वो होता है एसिटामाइड्स। फिर एट्राजीन और सिमाजीन, एट्राजीन और सिमाजीन, जो एट्राजीन सिमाजीन होता है इसका जो रासायनिक ग्रुप होता है ट्राइजिन्स। फिर है 2,4-D, 2,4-D के लिए जो रासायनिक ग्रुप है वो फिनॉक्सी एसिड। हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट ले लिए हैं, आपको सभी अगर कंप्लीट पढ़ने हैं तो हम आपको वीट साइंस के लेक्चर में आपको इसको पढ़ा देंगे। यही एक लेक्चर बचा है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, बाकी मैंने सारे करा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व में उपयोग के आधार पर पेस्टिसाइड का यूज। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छे से लर्न कर लेना है इसको। जब हम विश्व लेवल पर जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड मतलब जितने भी हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर फंजीसाइड, जितने भी शाकनाशी हैं इनको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। तो इसमें से जो विश्व लेवल पे यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड यूज किया जाता है, फिर इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, फिर फंजीसाइड यूज किया जाता है। ये विश्व लेवल पे बात हो रही है। अपने भारत में अगर हम बात करें, इंडिया के अंतर्गत, ठीक है, इंडिया के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड। उसके बाद में जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फंजीसाइड, ठीक है, और इसके बाद में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है हर्बिसाइड। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, फिर फंजीसाइड, फिर हर्बिसाइड। और विश्व लेवल पे सबसे पहले हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फिर फंजीसाइड, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रमुख शाकनाशी एवं उनके व्यापारिक नाम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है एलाक्लोर, जिसका व्यापारिक नाम होता है लासो, ये पूछे भी जाते हैं और आपको याद भी रखना है। अगला जैसे ब्यूटाक्लोर है, इसको बोलते हैं मचेटी, ठीक है। एलाक्लोर का व्यापारिक नाम होता है लासो, ब्यूटाक्लोर का होता है मचेटी और सल्फोसल्फ्यूरान का होता है लीडर, ठीक है। हमने यहाँ पे इतने ही लिए हैं, और भी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, तो उनको आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे ये थे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके आगे के हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। देखो नंबरिंग पड़ी है, इसके बाद हमें टाइप करने हैं इसको। तो आपको क्या कहना है, इन सभी का एक नोट्स कवर करते चलना है और अच्छे से इनको लर्न करते चलना है। तो आज का ये वीडियो था, इसमें हमने 50 क्वेश्चन आपको बता दिए डिटेल में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।